प्रस्तुत है एक और करंट अफेयर्स और विविध के प्रश्नों की एक वीडियो। पहले सवाल की शुरुआत करते हैं, स्किप करके नहीं जाइएगा। जरा देखिए, इधर वो शब्द लिखे गए हैं जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखे हैं। ये जनजातियां हैं, भारत में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, और इधर लिखे हैं मैंने उनके राज्य। आपने इस बात को नोट किया होगा कि ये जो राज्य हैं ये आपस में मिलान नहीं है। अब ये कार्य मैं सौंपता हूं आपको, आपने इनको पढ़ रखा है, आप विचार करिए कि कौन सी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। नए तरीके से प्रश्न पूछा गया है, देखिएगा, जरा विचार करिए। आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है इन सबको। सबसे पहले टोडा जनजाति, विचार करिएगा कहाँ जाएगी टोडा जनजाति। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजाति है जो बहु विवाह व्यवस्था को आधारित करती है, और नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं, तो ये जाएगी तमिलनाडु राज्य में। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु। लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाएगी? विचार करिएगा, राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। लेप्चा जनजाति जाएगी सिक्किम में। आप मेरा कलम चलने से पहले आपको विचार करना है, मेरे मार्क करने से पहले आपको विचार करना है। आगे बिहोर जनजाति, बिहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह झारखंड राज्य की बिहोर जनजाति है, झारखंड राज्य की। गद्दी जनजाति, गद्दी जनजाति सोचिए, आपने पढ़ रखा है कि गद्दी जनजाति पशु चारण के लिए जानी जाती है, यानी भेड़ बकरी को चराने का काम करती है गद्दी जनजाति। ये जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कौन सा राज्य हो सकता है? श्वेत घाटी, कांगड़ा घाटी, याद करिए। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश। कुकी जनजाति मणिपुर, कुक कर अपने कोडवर्ड है इनके। कुकी जनजाति कहाँ लिखा है? मणिपुर में पाई जाती है कुकी जनजाति। आगे है सोमपेन आदिवासी। सोमपेन आदिवासी बहुत एग्जाम में पूछता है, सोमपेन आदिवासी के बारे में, सेंटेनिल आदिवासी के बारे में, और एक जारवा जनजाति। तीनों ही जनजातियां पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तीनों ही जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। कोल जनजाति है महाराष्ट्र राज्य की, कोल जनजाति महाराष्ट्र में, और बकरवाल जनजाति पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ये भी पशुओं को, बकरियों को चराने का कार्य करती है, बकरियों को चराने का कार्य करती है ये जनजाति भी। आप इसको ध्यान के साथ देखेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, इन सभी का एक बार रिवीजन करेंगे जल्दी से। मैं बताऊंगा आपको, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहे होंगे, एक बार और बताते हैं, सुनिएगा जरा। इसको मैं रफ कर दूं, एक बार आपसे पूछते हैं, आपके माइंड का प्रयोग करेंगे आंसर लाने के लिए। ये हो गया, देखिएगा। टोडा जनजाति लिखा था तमिलनाडु में, लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, बिहोर जनजाति झारखंड में निवास करती है, बिहोर जनजाति झारखंड में है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, श्वेत घाटी कांगड़ा घाटी बोले थे मैंने, कुकी जनजाति मणिपुर में कुक कर अपने लोगों को इकट्ठा करती है, उनको कोड भेजती है, सोमपेन आदिवासी, सोमपेन, जारवा और सेंटेनिल तीनों अंडमान निकोबार के सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, कोल जनजाति महाराष्ट्र, कोल जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, और बकरवाल जनजाति भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख जनजाति है। आपको, और ये तो हो गई भारत की प्रमुख जनजाति, और भी यहाँ बहुत सारी, उन पर मैं नहीं जाऊंगा। एक बार आपको मोटी मोटा रिवीजन करा दें विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। विश्व में सबसे ज्यादा जनजातियां जिस महाद्वीप में पाई जाती हैं वो महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहते हैं। और आपको पता हो कि ओलंपिक में जो ध्वज है उसमें 5 ओले हैं, और 5 ओलों में जो ब्लैक रंग है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। अफ्रीका महाद्वीप पे पिग्मी जनजाति पाई जाती है, अफ्रीका के कांगो बेसिन में। जो जनजाति विश्व की सबसे नाटी जनजाति है, वृक्षों पर निवास करती है, वृक्षों पर निवास करती है पिग्मी जनजाति। लिखता चलो मैं हाथों हाथ। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है और वृक्षों पर निवास करती है। उसके बाद पिग्मी के अतिरिक्त और अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति बुशमैन जनजाति है। यह जनजाति बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बोरो जनजाति पाई जाती है ब्राजील में। बोरो जनजाति ब्राजील में पाई जाने वाली जनजाति है। एक क्षेत्र सुनिएगा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों देशों में एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेविया पर्वत, और उस स्कैंडिनेविया पर्वत में पाई जाती है लेप्स जनजाति। लेप्स जनजाति इस पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती है लेप्स जनजाति। तो ऑप्शन मिलेगा कि लेप्स जनजाति कहां पाई जाती है? तो आंसर स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया एक देश नहीं है, शहर नहीं है, राज्य नहीं है, एक पर्वत है। जैसे गारो खासी जयंतिया भारत में पर्वत है, उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों को गारो खासी जयंतिया का नाम ही दे दिया जाता है। नेक्स्ट, किर्गिज जनजाति। किर्गिज ये पाई जाती है मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, और इनके मकान पशुओं की खाल के बने होते हैं, जिन मकानों को युर्त कहा जाता है, युर्त, जिनके मकानों को युर्त कहते हैं। किर्गिज मध्य एशिया साइबेरिया वाले क्षेत्र में ये वाली जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट,
उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है एस्किमो जनजाति, सबसे ज्यादा इसी के बारे में प्रश्न पूछता है। उत्तर अमेरिका के ग्रीनलैंड, कनाडा वाले क्षेत्र में, अलास्का वाले क्षेत्र में, ठंडा जो बर्फीला क्षेत्र है वहां पाई जाती है। एस्किमो जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का आधा शिकार करना है। ये शिकार क्रिल नाम की मछली का करते हैं और क्रिल मछली का शिकार करने के लिए हार्पून नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। इस जनजाति के लोग रेनडियर नाम के जीव को पालते हैं और रेंडर जीव वो जीव है जिस जीव के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। लगभग 11% भैंस के दूध में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वसा भैंस के दूध में 7.5% पाई जाती है और सबसे ज्यादा पाई जाती है भदावरी के दूध में। लेकिन पूरी इन ऑल वर्ल्ड सभी जीवों में सबसे ज्यादा वसा रेनडियर में पाई जाती है, 11%। कौन सी जनजाति के लोग पालते हैं? एस्किमो। इस जनजाति के लोग अपने मकान बर्फ के बनाते हैं, बर्फ के जिनको इग्लू कहा जाता है। इग्लू, उसमें एक चिराग जलाकर रखते हैं चर्बी का जिससे उष्मा बनी रहे। और इग्लू जो होते हैं बर्फ के, उनको 2 लेयर में बनाता है, एक लेयर बीच में गैप, अगली लेयर। आगे नेक्स्ट, एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति पाई जाती है, अभी ध्यान से सुनना है आपको, दोबारा से फिर आपसे पूछे जाएंगे। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। इसके अतिरिक्त मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। मसाई जनजाति पूछता है कि कौन सी जनजाति पशुचारण के लिए, ये दिख नहीं रहा क्या? मसाई जनजाति है, नहीं दिख रहा, यहां दिखते हैं इसको। माओरी जनजाति पशुचारण के लिए जानी जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पशुचारण के लिए जानी जाती है। रेड इंडियन, ये रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का उत्तरी वाला जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है रेड इंडियन जनजाति। और एक पूछता है माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है। माया जनजाति कहां पाई जाती है? तो मैक्सिको के अंदर पाई जाती है माया जनजाति। और फुलानी जनजाति, फुलानी जनजाति पाई जाती है नाइजीरिया के अंदर। फुलानी जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है। एक बार इसको रफ करते हैं, ध्यान से सुनते जाएंगे आप दोबारा से। पिग्मी जनजाति अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन अफ्रीका। बोरो ब्राजील, याद रहेगा। लेप्स जनजाति स्कैंडिनेविया जो पर्वत बताया। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, यूएसए वाला जो क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। मसाई जनजाति केनिया में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र है, वहां पाई जाती है रेड इंडियन। ये वही है, कुछ ऐसे पूछता है कि कौन से वो जनजाति के लोग हैं जिस जनजाति के लोगों का मुख चपटा होता है, तो आंसर रेड इंडियन जनजाति। जो मंगोलिया जाति से संबंध रखते हैं वो यही है जो मंगोलिया से थे, कहा पढ़ाएंगे कभी, जो प्लेस्टोसीन युग हुआ था। माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है और फुलानी जनजाति पाई जाती है नाइजीरिया के अंदर। सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट पेज की ओर को बढ़ते हैं, अगले प्रतिशत। अगले पेज में कुछ खेलों से संबंधित शब्द लिखे गए हैं और इधर खेल के नाम लिखे गए हैं। इधर खेल से संबंधित शब्द और इधर खेलों के नाम लिखे गए हैं। ऐसा प्रश्न रेलवे में पूछ लेता है या फिर जो यूपीपी में तो कम ही पूछता है, केंद्रीय जो वैकेंसी होते हैं उसमें एक शब्द ऐसा जरूर पूछता है कि शब्द का संबंध किस खेल से, उस शब्द का संबंध किससे। और ये वो सारे शब्द मैंने छाट करके लिखे हैं जो कहीं ना कहीं आपने इन शब्दों को पढ़ रखा होगा। आपको विचार करना है कि कौन सा शब्द, ये सही मिलान नहीं है, आपको मिलान करना है पहले प्रश्न की तरह से। कराते हैं, विचार करिएगा आप अतवार। बुल्स आई शब्द का संबंध किस खेल से? बुल्स आई, आई मतलब आंख, मतलब निशाना, आंख मतलब निशाना। बुल्स आई होता है कि निशानेबाजी में जहां निशाना साधा जाता है, जिस पर निशाना साधा जाता है उसे कहते हैं बुल्स आई। किससे हो जाएगा? निशानेबाजी से। बुल्स आई शब्द का संबंध निशानेबाजी से। नाक आउट, नाक आउट शब्द का संबंध मुक्केबाजी से आएगा। नाक आउट शब्द का संबंध होगा मुक्केबाजी पे जाएगा। फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल शब्द का संबंध किस खेल से है? कहीं लिखा है फ्री स्टाइल शब्द? तैराकी लिखा है, कहीं नहीं आया। फ्री स्टाइल जाएगा, चलो इसको आएगा भी, छिप गया होगा। डेड हिट शब्द का संबंध है घुड़दौड़ से। डेड हिट शब्द का संबंध घुड़दौड़ से है। क्यू शब्द, क्यू, क्यू बिलियर्ड्स के खेल में, स्नूकर के खेल में जो छड़ी होती है जिससे 20-22 बॉल होती है, मेज पर पड़ी हुई छड़ी से बॉल को गिराया जाता है, तो उसको कहते हैं क्यू। क्यू शब्द का संबंध हो जाएगा बिलियर्ड्स खेल से, क्यू शब्द का संबंध। पपिंग क्रीज, पपिंग क्रीज होता है क्रिकेट। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, कहाँ छूट गया। बिशप शब्द का संबंध हो जाएगा शतरंज से। बिशप शब्द संबंधित है शतरंज से, शतरंज से संबंधित हो गया। नेक्स्ट आगे लिखा है डायमंड। डायमंड का संबंध है बेसबॉल से। बेसबॉल का खेल का मैदान क्या कहलाता है? बेसबॉल के खेल के मैदान को कहा जाता है डायमंड। बेसबॉल पर जाएगा ये वाला।
इधर से बेसबॉल पर। कौन सा छूट गया? सीधा सीधा लिख देते हैं, कुश्ती। फ्री स्टाइल आएगा तैराकी से। एक और था क्रिकेट वाला, कौन सा फालतू है, मुक्केबाजी हो गया, कुश्ती कुश्ती दो जगह लिखा हुआ था। क्रिकेट, क्रिकेट से। फ्री स्टाइल तैराकी पे जाएगा, फ्री स्टाइल तैराकी से होगा। और कौन सा छिप गया? क्रिकेट, पपिंग क्रीज। पपिंग क्रीज का संबंध है क्रिकेट से। पपिंग क्रीज जो 4 सवा बल्ला नापते थे हम, सवा बल्ला जो नापते थे वो वाला हो गया। देखेंगे ध्यान से एक बार, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ से आएगा। बुल्स आई शब्द का संबंध हो गया निशानेबाजी से। याद रखिए, मेरी बात को सुनिए आप, इसको मत देखिएगा, निशानेबाजी से है। नॉक आउट शब्द का संबंध मुक्केबाजी, नॉक आउट का संबंध मुक्केबाजी से है। फ्री स्टाइल तैराकी, तैराकी पूछता है बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित? तैराकी से। बटरफ्लाई या फ्री स्टाइल तैराकी से रिलेटेड है। डेड हिट शब्द का संबंध घुड़दौड़ से है। डेड हिट्स और डरबी भी पूछता है, डरबी दोनों घुड़दौड़ से संबंधित हैं। एक पूछता है कि कौन तैराकी की कौन सी वो प्रतियोगिता है जिस प्रतियोगिता में तैराक की गति सबसे ज्यादा होती है? तो फ्री स्टाइल, वो वाली प्रतियोगिता है ये फ्री स्टाइल। नेक्स्ट, पपिंग क्रीज क्रिकेट। बिशप शब्द का संबंध किससे है? बिशप, बिशप शब्द का संबंध शतरंज से। शतरंज भारत का सबसे पुराना खेल है। शतरंज भारत का सबसे पुराना खेल है, पहले चतुरंगा इसको कहा जाता था। शतरंज में मोहरों की संख्या होती है 16 और वर्गों की संख्या होती है 64। दोनों को पूछता है, याद रखे जाएंगे। डायमंड, बेसबॉल खेल के मैदान को कहते हैं डायमंड। बेसबॉल, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6। बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, रग्बी फुटबॉल में 15। दोबारा सुनिए, बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5 और रग्बी फुटबॉल जो स्कॉटलैंड का खेल है जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों में 11-11। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों में 11-11। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। पोलो में 4, लेकिन कह दे वाटर पोलो में, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7, पोलो में 4। पोलो खेल की शुरुआत भारत में हुई थी, मणिपुर में। और ऐसे पूछता है कि दोनी और पोलो जनजातियां भारत में कहां पाई जाती है? पिछले किसी एग्जाम लेवल में पूछा गया था। कौन सी जनजातियां थी? एक तो दिया था दोनी, इसको पहले मैं रफ कराऊं आपको, ध्यान से देखेंगे। इधर विचार करते जाएंगे आप। बुलसाई शब्द का संबंध निशानेबाजी से है। नॉक आउट शब्द का संबंध नॉकआउट मुक्केबाजी से है। फ्री स्टाइल तैराकी, तैराकी की जिस प्रतियोगिता में तैराकी गति सबसे ज्यादा होती है। डेड हिट शब्द का संबंध घुड़दौड़ से है। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड से है। पपिंग क्रीज क्रिकेट से संबंधित है। बिशप शतरंज से संबंधित है। डायमंड का संबंध बेसबॉल से है। डायमंड के खेल के मैदान को बेसबॉल कहते हैं। डरबी शब्द किससे बताया? विचार करिए, घुड़दौड़ से संबंधित है। कहां पाई जाती हैं दोनी और पोलो जनजातियां? दोनी और पोलो दोनों जनजातियां पाई जाती हैं मणिपुर राज्य में। मणिपुर वही राज्य जिस राज्य में लोटक झील है जो मणि की तरह चमकती है, और इस मणि की तरह चमकने के कारण ही इसका नाम रखा गया है मणिपुर। नेक्स्ट, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, 3 पॉइंट हैं जो अगले पेज पर लिखे गए हैं। सबसे पहले लिखा गया है ज्योग्राफी का शब्द। ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न ये है कि जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला व्यक्ति था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज वही व्यक्ति जिस व्यक्ति ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मापकर बताया था। पृथ्वी की त्रिज्या को मापने वाला व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति इरेटोस्थनीज था, और इरेटोस्थनीज ने ही बताया था कि विषुवतीय जो परिधि है, विषुवतीय परिधि वो ध्रुवीय परिधि की तुलना में ज्यादा है। यानी विषुवतीय परिधि और ध्रुवीय परिधि दोनों के बीच में 42 किलोमीटर का डिफरेंट है। इस बात को बताने वाला सबसे पहला व्यक्ति इरेटोस्थनीज था। इरेटोस्थनीज कितनी बताई थी? एक तो बताई थी 7000 कुछ और 7714, और एक बताई थी 7042 के आसपास। कितने? 7756 थी और 7714 किलोमीटर। 7756 है विषुवतीय परिधि और 7714 किलोमीटर है ध्रुवीय परिधि। दोनों के बीच में कितने का किलोमीटर का गैप है? लगभग 42 किलोमीटर का। इरेटोस्थनीज, आप विचार करिएगा कि वो व्यक्ति कौन था जिस व्यक्ति ने सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्र लगाया था। विश्व का चक्र लगाने वाला व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति मैगलेन था। मैगलेन ने पृथ्वी का चक्र लगाया वर्ष 1520 ईस्वी को। वर्ष याद रखेंगे, 1520 ईस्वी को मैगलेन ने पृथ्वी का चक्र लगाया था सबसे पहले। और मैगलेन ही व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने 7 जो महासागर हैं इन महासागरों का विभाजन किया था।
महासागरों का विभाजन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैगेलन ही था। एक प्रश्न पर और आप विचार करेंगे कि अंतरिक्ष युग का कोलंबस किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष युग का कोलंबस किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष युग का कोलंबस। कोलंबस के बारे में तो जानते हैं, वही कोलंबस जिस व्यक्ति ने 1492 ईस्वी को उत्तर अमेरिका को खोजा और 1498 ईस्वी को दक्षिण अमेरिका को खोजा। तो अंतरिक्ष युग का कोलंबस किसे कहते हैं? यूरी गागरिन को। यूरी गागरिन को अंतरिक्ष युग का कोलंबस कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कोलंबस था। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैगेलन था। 1520 में उसने चक्र लगाया। पृथ्वी की त्रिज्या को मापने वाला सबसे पहला व्यक्ति इरेटोस्थनीज था। और इरेटोस्थनीज को किसका जनक कहते हैं? आज का सबसे आसान प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है कि किसका जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योग्राफी का पुस्तक लिखी। और ज्योग्राफी का शब्द भी किसने सबसे पहले प्रयोग किया? इरेटोस्थनीज ने। अगला लिखा है कि किस अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है? इरेटोस्थनीज इसका आंसर था कि किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं? तो HCl को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है। HCl का निर्माण तो मनुष्य के आमाशय में आंत में भी होता है और भोजन को पचाने का कार्य करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है HCl। इसके अतिरिक्त और भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा वो अम्ल है जिस अम्ल को रसायन का राजा कहते हैं? H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को और कहा जाता है कशिश का तेल। कशिश का तेल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। या फिर पूछेगा कि ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से किसे जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से किसे जानते हैं? तो आंसर लगाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। आप मुझे बताएंगे कि किसे कहा जाता है जस्ते का फूल? केमिस्ट्री का प्रश्न है और रेलवे में आपसे साइंस पूछी जाएगी अच्छे से धड़ल्ले से। किसे कहा जाता है जस्ते का फूल? जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। किसे कहते हैं नीला तोता? तो आंसर नीला तोता कॉपर सल्फेट। नीला तोता किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को। और हरा कशिश या हरा तोता किसे कहते हैं? तो फेरस सल्फेट को कहते हैं। विचार कीजिएगा जरा एक बार। ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं H2SO4। ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं H2SO4 को। रसायन के राजा को कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। और पूछेगा ब्लू विट्रोल यानी नीला तोता किसे कहा जाता है? नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला तोता। हरा तोता का किसे कहते हैं? हरा तोता फेरस सल्फेट को कहते हैं। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल। और तांबे का शत्रु किसे कहा जाता है? गंधक को, सल्फर को। तांबे का शत्रु किसे कहा जाता है? गंधक को कहते हैं, सल्फर को कहते हैं। आप विचार करके बताइए कि विश्व में कौन सा वो देश है जो सबसे ज्यादा सल्फर का उत्पादन करता है? विश्व का कौन सा देश सल्फर का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सल्फर का उत्पादन करता है? तो देशों में सबसे ज्यादा सल्फर का उत्पादन करने वाला देश है USA। और भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा सल्फर का उत्पादन करता है तमिलनाडु राज्य। एक प्रश्न सुनिएगा आप। प्रश्न आपसे पूछता है कि पेट्रोलियम के शोधन में अवशेष के रूप में क्या बचता है? जब पेट्रोलियम का शोधन करते हैं तो पेट्रोल में अच्छा वाला पेट्रोल बन गया, बेकार वाला डीजल बन गया, उससे बेकार वाला मिट्टी का तेल बन गया, ग्रीसलीन बन गई और ग्रीस बन गया, वैसलीन। ये बहुत सारे पदार्थ बनते बनते चले जाते हैं, मोबाइल तेल वगैरह बनते चले जाते हैं। सबसे लास्ट में जो अवशेष पदार्थ बचता है, सबसे लास्ट में क्या बचता है? सल्फर बचता है। सल्फर, गंधक, सल्फर, गंधक, सल्फर। आप सल्फर का प्रयोग किस में करते हैं? रबड़ को उछालदार बनाने में सल्फर का प्रयोग करते हैं। रबड़ का दूध रबड़ पौधों से प्राप्त होता है, दूध के रूप में प्राप्त होता है। रबड़ पौधों से दूध के रूप में प्राप्त होता है और रबड़ के दूध रूप को कहा जाता है लेटेक्स। रबड़ के दूध रूप को लेटेक्स कहते हैं। उसमें सल्फर मिलाने की क्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण या सल्फोनीकरण। सल्फर को, उसको रबड़ को उछालदार बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं। उछालदार बनाने की क्रिया को वल्कनीकरण या सल्फोनीकरण कहते हैं। और इस क्रिया को किसके द्वारा खोजा गया था? चार्ल्स गुडईयर। यहां लिख देते हैं चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर, चार्ल्स गुडईयर नाम के व्यक्ति के द्वारा इसको खोजा गया था। ज्यादा चर्चा नहीं करते, यहीं इसको रोकते हैं। एक प्रश्न और बता दें आपको। अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट के बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? TNG का, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का। आपको याद हो कि TNG को नोबेल का तेल भी कहते हैं।
नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? TNG को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। और ये एक विस्फोटक पदार्थ था। इस विस्फोटक पदार्थ में अल्फ्रेड नोबेल बर्नियार्ड ने सल्फर मिलाया और सल्फर मिला करके 1867-68 ईस्वी को आविष्कार कर दिया डायनेमाइट का। जब ये तरल रूप में था, लिक्विड रूप में था, तो परेशानी ये होती थी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता था। हलने पर यानी झटका लगने पर जो लिक्विड रूप में था इसमें विस्फोट हो जाता था। फिर इसमें सल्फर मिला दिया, अब ये ठोस हो गया। ठोस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। सुरंगें खोदने में, बिल्डिंगों को गिराने में डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से, और बाकी 5 क्षेत्रों का पुरस्कार यहां से प्रदान किया जाता है, स्टॉकहोम से। ये 6 क्षेत्र पहले नहीं दिए जाते थे, 1901 से 5 क्षेत्र में दिया जाता था। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र का क्षेत्र किस वर्ष जोड़ा गया था। आपको कहीं ना कहीं आंसर का सारे आसान प्रश्न बोले जा रहे हैं। कौन सा वर्ष था जिस वर्ष अर्थशास्त्र का क्षेत्र नोबेल पुरस्कारों की सूची में जोड़ा गया था। अगला पॉइंट लिखा गया है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में हो गया था 1907 ईस्वी को। और उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो व्यक्ति थे रास बिहारी बोस। लेकिन जो कांग्रेस अलग हुई थी गरम दल और नरम दल में 1907 ईस्वी को, वो एक हो गई थी 1916 ईस्वी को। एनी बेसेंट के प्रयासों से एक हो गई। और बाल गंगाधर तिलक ने उसी समय में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन इसके पश्चात 1918 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया था। 1918 ईस्वी में आपको याद हो कि 1918 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1918 ईस्वी को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम को ही आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम गांधी जी ने अहमदाबाद में बनवाया। बिहार में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम बिहार में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थापित किया। ओरविले आश्रम पांडिचेरी में है, अरविंद घोष ने इसको स्थापित किया। ओरविले आश्रम पांडिचेरी में है और अरविंद घोष ने इस आश्रम को स्थापित किया। इनका एक प्रश्न एग्जामिनर पूछता है कि कौन से वो व्यक्ति थे जो व्यक्ति पहले एक क्रांतिकार थे और बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो अरविंद घोष जी, अरविंद घोष। इसके अतिरिक्त एक आश्रम और आपसे पूछता है कि पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में पवनार आश्रम स्थित है। 1940 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही रहे थे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, जो कहां से चलाया गया था? भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश के पोचापल्ली से। जबकि एग्जामिनर आपसे पूछे कि भूदान आंदोलन के समय में सबसे ज्यादा भूमि कहां से दान की गई थी, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा भूमि दान की गई थी। और ये आचार्य विनोबा भावे वही व्यक्ति थे जिन व्यक्ति ने सर्वोदय का सुझाव दिया था। आचार्य विनोबा भावे वही व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वोदय का सुझाव दिया था। और आचार्य विनोबा भावे वही व्यक्ति थे जिन व्यक्ति को वर्ष 1998 ईस्वी में एशिया का सबसे पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ था वर्ष 1958 ईस्वी को। और आपको विचार करना इस प्रश्न पर है कि आचार्य विनोबा भावे ने कौन सा नारा दिया था? आचार्य विनोबा भावे ने कौन सा नारा दिया था? ये प्रश्न वही हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। मैं बस उनको आपको याद दिलाता जा रहा हूं प्रश्नों को। और आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक तो कर दें और फ्रेंड्स को शेयर करें। और ऑफलाइन वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, कोई भी अभ्यर्थी ऐसा ना छूटे जो अभ्यर्थी इस वीडियो को ना देखे। अगर कोई अभ्यर्थी छूट रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उसको शेयर करें। इस वीडियो के बारे में, इस क्लास के बारे में उसको अवश्य बताएं। और अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक अगर आए तो इस वीडियो को रोज लाया जाएगा, अन्यथा इसको तीसरे दिन लाया जाएगा। और मैं आपको फिर से वही बात कहता हूं कि आप पढ़ना एक अलग बात है, पढ़ने के बाद प्रयास करना, प्रैक्टिस करना उस पर एक अलग बात है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उसका बार बार रिवीजन करेंगे, कोई महत्व नहीं है, एग्जाम में क्वालिफाई होने वाले नहीं हो। इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन कराने के लिए ही ये क्लास आपके लेकर आई जाती है। किस बात पर चर्चा कर रहे थे? सारी कहानियां हो गई। अच्छा हाँ, वो नारा बताया कि कौन सा नारा उन्होंने दिया था। उन्होंने नारा दिया था जय जगत का नारा। जय जगत का नारा किसने दिया? आचार्य विनोबा भावे जी ने जय जगत का नारा दिया। नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं। अगले पेज में लिखा गया है कि टैमा से कट रहा गया कुछ। हाँ,
लिखा यह गया है कि टेमासेक किसका पुराना नाम था। टेमासेक विचार करेंगे आप कि किसका पुराना नाम था। ये वो शब्द है जो शब्द आपने, अगर आप कंपटीशन की तैयारी में हैं, जो अभ्यर्थी मुझसे पुराने पढ़ रहे हैं, उन अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं ये शब्द अवश्य पढ़ रखा है। आप अपने दिमाग यानी उस परमपिता परमेश्वर द्वारा दिए गए जो चिराग है अलाउद्दीन का, उस चिराग को घिसिए आप। वो अलाउद्दीन के चिराग से एक जिंद निकलेगा और वो जिंद आपको बताएगा कि इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा। घिसना है उस दिमाग को घिसना है, उस अलाउद्दीन के चिराग को घिसना है। उस परमपिता परमेश्वर ने ये जो अलाउद्दीन का चिराग दिया, इसको घिसना है। ये बताएगा आपको, ये आपको बताएगा कि ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मुझसे ये बातें पढ़ रखी होंगी या कहीं ना कहीं किताब में ये बातें पढ़ी हुई होंगी। उनको सबको इकट्ठा करके लाना, आपको रिविजन कराना इस वीडियो का उद्देश्य है। लिखा गया है टेमासेक किसका पहला नाम था। तो टेमासेक पहला नाम था सिंगापुर का। टेमासेक पहला नाम था सिंगापुर का। सिंगापुर क्या लिख दिया, सिंगापुर। सिंगापुर का पहला नाम था टेमासेक। मैं कुछ नाम लिखता हूं, जरा जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करूंगा। सियाम, सियाम पहला नाम था थाईलैंड का। एरे, ये मैं लिखता हूं यहां, एरे, एरे। एरे पहला नाम था आयरलैंड का। आयरलैंड का पहला नाम एरे था। बटाविया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, अब तो नूसंतारा बन गई है उसकी राजधानी। बोर्नियो द्वीप पर है, याद करके जाइएगा, जावा द्वीप पर नहीं है। अब जावा द्वीप पर बटाविया थी, उसका जकार्ता का पहला नाम था बटाविया। जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद आगे और पूछता है आपसे पोर्सिया। ये पहला नाम था ईरान का। मेसोपोटामिया, ये पहला नाम था इराक का। इराक का पहला नाम मेसोपोटामिया, ईरान का पहला नाम था पोर्सिया। अबिसिनिया, अबिसिनिया पहला नाम था इथोपिया का। इथोपिया का पहला नाम था अबिसिनिया। ओसिनिया, ओसिनिया पहला नाम था ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का पहला नाम था ओसिनिया। सीलोन, सीलोन पहले कहा जाता था श्रीलंका को। श्रीलंका को सीलोन या सिंगल द्वीप पहले कहते थे। आगे निप्पान, निप्पान पहले कहा जाता था जापान को। जापान का पुराना नाम निप्पान था। नेक्स्ट आगे घाना, गोल्ड कोस्ट अफ्रीका का देश। अफ्रीका में सबसे पहले आजादी प्राप्त करने वाले, दिखाई नहीं दे रहा, कहां लिखे, दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा, यहां लिखते हैं, अब कर देंगे बाद में। घाना, घाना पहला नाम था गोल्ड कोस्ट का, अफ्रीका का देश है। अफ्रीका में सबसे पहले आजादी प्राप्त करने वाला देश था घाना। जाम्बिया, उत्तरी रोडेशिया लिखते हैं, उत्तरी रोडेशिया। सुन लो आवाज अगर दिखाई ना दे तो, दिख रहा है वैसे तो। उत्तरी रोडेशिया पहला नाम था जाम्बिया का। जाम्बिया का पहला नाम था उत्तरी रोडेशिया और दूसरा दक्षिणी रोडेशिया। दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिण रोडेशिया पहला नाम था जिम्बाब्वे का। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जाम्बिया, उत्तरी रोडेशिया, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, दक्षिणी रोडेशिया पहला नाम था। सुन लो अगर दिखाई नहीं दे तो। ये लिखा है कुस्तुनतुनिया, दिखाई दिया, ये लिखा है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पहला नाम था इस्तांबुल का। कुस्तुनतुनिया किसका पहला नाम था? इस्तांबुल का पहला नाम था। कुस्तुनतुनिया पहले इस्तांबुल को कहा जाता था। नेक्स्ट आगे लिखा है, इसको रफ करें, पेज भर गया, बाकी इसको रफ करते हैं, यहीं आगे कराएंगे। जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखते जाएंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। पोर्सिया, खुद विचार करेंगे। पोर्सिया ईरान, पोर्सिया ईरान का पहला नाम था पोर्सिया। सियाम थाईलैंड, चावल का देश थाईलैंड, सफेद धतियों का देश थाईलैंड, एशिया का पेरिस थाईलैंड, किरानहर थाईलैंड। ओसिनिया, ओसिनिया ऑस्ट्रेलिया को पहले कहते थे, ऑस्ट्रेलिया को। इतनी फास्ट रिवीजन क्लास कहीं नहीं मिलेगी। सीलोन श्रीलंका को कहते थे। निप्पान जापान को कहते थे। अबिसिनिया इथोपिया को कहते थे। इथोपिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, जो 3 देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, याद कीजिएगा। बाब अल मंडेव जल संधि वीडियो देखी होगी तो पता चलेगा, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। मेसोपोटामिया पहला नाम इराक का था, इराक को पहले मेसोपोटामिया। एरे आयरलैंड का। बटाविया जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के स्थान पर अब बनी है नूसंतारा।
ध्यान दीजिएगा, ये नूर संतारा आएगा एग्जाम में पक्का। और किस द्वीप पर है? ये बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, एक है फिलीपींस और एक देश है बंदर सेरी बेगवान जिसकी राजधानी है ब्रुनेई। और तीनों देशों में सबसे ज़्यादा जो कब्जा है उस पर वो इंडोनेशिया का है, लगभग 73%। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, अब नुसंतारा है। बटाविया हो गया है। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का पहला नाम था, इस्तांबुल का पहला नाम। दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे, राजधानी बताओ हरारे। उत्तरी रोडेशिया पहला नाम था जाम्बिया का, जाम्बिया की राजधानी लूसाका। घाना पहला नाम था गोल्ड कोस्ट का, अब गोल्ड कोस्ट की विशेषता बताइए। अफ्रीका में सबसे पहले आजादी प्राप्त करने वाला देश कौन सा था? गोल्ड कोस्ट था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? वायुमंडल का एक प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जामिनर आपसे पूछता है कि वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है वो किस मंडल में अवस्थित है? ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? आंसर लगा देना, दोनों आंखें बंद करके, समताप मंडल में। पवनें कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की। पवन कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं पवन। कौन कौन सी? ध्रुवीय पवन होती हैं, जो शीत पवनें होती है, एक व्यापारिक पवनें होती हैं, और एक होती हैं व्यापारिक पवनों के अतिरिक्त पछुआ पवनें। ध्रुवीय पवनें, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें टॉपिक में क्लास में पढ़ाते हैं विस्तार से, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। किन वनों को वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? किन वनों को वैश्विक विरासत का वन कहते हैं? सुंदर वनों को। सुंदर वन जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में स्थित है। सुंदर वनों में जो वन पाए जाते हैं वो सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नाम के वृक्षों के कारण ही उसका नाम रखा गया सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। वहां पर मैनग्रोव वनस्पति उग करके आती है। मैनग्रोव मतलब आधी पानी के अंदर रहती है, आधी पानी के ऊपर रहती है। मैनग्रोव वनस्पति का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? एग्जाम में कितनी बार प्रश्न पूछा है, तो यह है राइजोफेरा। और अब जिन पॉइंट पर चर्चा चल रही है वो सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे ही प्रश्न हर एग्जाम में है, आप देखिएगा, आप खुद विचार करिए। आज जिन प्रश्नों को मैंने आपको बताया, क्या वो प्रश्न किसी एक एग्जाम में आते हैं? क्या यूपीपी में आएंगे ऐसे प्रश्न? नहीं, रेलवे में भी आएंगे, सुपर टेट भी पूछेगा, लिपकाल में भी ऐसे प्रश्न पूछ जाएंगे। ये वो प्रश्न है जो बेसिक प्रश्न है, और ये प्रश्न अगर एग्जाम आप देने के लिए जाते हैं तो आपको याद ही होने चाहिए। एग्जाम में 70% प्रश्न पुराने ही पूछता है। अगर आप उनको याद करके नहीं जाते हैं, एग्जाम में अगर उनको गलत करके आए हैं, तो आपका नंबर कहीं तक नहीं आएगा। और वो प्रश्न आपको बार बार रिविजन करने से ही आएंगे। घर पर बैठकर आप टेस्ट पेपर भी ले लें, प्रैक्टिस सेट निकालते रहें, अगर आपको कामयाबी पानी है। तो अगला प्रश्न है, एक और सुनिएगा। ये तो हो गए कि वैश्विक विरासत का वन किन वनों को कहा जाता है? तो सुंदरवन को। अगर मेरी स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही है तो थोड़ा स्पीड कम कर लें, स्लो कर लें, 0.75 की स्पीड में उसको चला लें। आगे, मानव शरीर में कितना परसेंट? हाँ, दूसरा प्रश्न बता रहे थे कि वैश्विक विरासत का वन तो सुंदर वनों को कहते हैं। पूछ ले कि किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजन के वनों को, अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहते हैं? अमेजन वर्षा वनों को कहते हैं। मानव शरीर में कितना प्रतिशत नमक पाया जाता है? नमक पाया जाता है 0 लगा दिया, अब लिखा है 4%। ध्यान से देख कर लेंगे, कभी 4% समझ लो। 0.4% नमक पाया जाता है। आपने को पढ़ रखा होगा कि मनुष्य के में फिर 4% क्या पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में 4% तो खनिज लवण पाए जाते हैं। मानव शरीर में 4% खनिज लवण पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 1 से 1.5 लीटर एक दिन में लार उत्सर्जित होता है, लार। और मनुष्य के शरीर में 1 से 1.5 लीटर एक दिन में मूत्र उत्सर्जित होता है। 2 प्रश्न और हैं कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो एंजाइम 22 प्रकार के। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल और एंजाइम पाए जाते हैं 22 प्रकार के। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं, और जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं वो एंजाइम का उत्सर्जन करती हैं। जैसे बहिर्स्रावी ग्रंथि आंख से उत्सर्जित शरीर से बाहर पदार्थ निकलेगा तो उसको कहेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि, आंख से आंसू निकलता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आंख से उत्सर्जित आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है। आगे चर्चा करते हैं। अगले इसको तो रफ करिए। राइजोफेरा के बारे में बताया कि मैनग्रोव जो वनस्पति है, मैनग्रोव वनस्पति का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो राइजोफेरा है। आप विचार करेंगे कि भारत के कौन से वो राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति एक दार्शनिक भी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको याद हो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक लिखी थी।
किन राष्ट्रपति ने इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक लिखी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। माय लाइफ नामक पुस्तक भी किसने लिखी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे, उसके बाद राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अगले प्रश्न पर आप विचार करिएगा, एक राष्ट्रपति ने एक पुस्तक और लिखी, उस पुस्तक का नाम था अबू खान की बकरी। आप मुझे बताएंगे कि अबू खान की बकरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अबू खान की, मैं लिख दूं पुस्तक का नाम, अबू खान की बकरी, अबू खान की बकरी, अबू खान की बकरी। अबू खान की बकरी पुस्तक के लेखक वो व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति भारत के सबसे पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, कार्यकाल के दौरान हुई थी। जिन राष्ट्रपति की मृत्यु वर्ष 1962 ईस्वी से लेकर के ये रहे थे, नहीं 1967 ईस्वी से लेकर के रहे थे 69 तक, 1967 से 1969 तक रहे थे। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा था। नाम याद आया होगा, नाम लिख दे, विचार करो। सबसे पहले 2 व्यक्ति हुए, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन सबसे पहले व्यक्ति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। जाकिर हुसैन की ही पुस्तक है अबू खान की बकरी। जाकिर हुसैन उत्तर प्रदेश से ही इनका परिवार संबंध रखता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाने के चांस भी रहेंगे। अबू खान की बकरी। इसके अतिरिक्त मैंने बता दिया कि सबसे कम समय के लिए तो जाकिर हुसैन बने थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। और राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मृत्यु फखरुद्दीन अली, इनकी विशेषता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी किए। कितने अध्यादेश जारी किए थे? 29 अध्यादेश जारी किए थे। अध्यादेश की चर्चा कल की क्लास में हुई थी। 29 अध्यादेश जारी किए थे फखरुद्दीन अली अहमद ने। और फखरुद्दीन अली अहमद ही वो राष्ट्रपति थे जिन राष्ट्रपति ने वर्ष 1975 ईस्वी को आंतरिक आपत्ति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। 1975 ईस्वी में 3 बार हुई है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध और 1975 आंतरिक आपत्ति के कारण हुई थी। और तीसरी बार करने वाले व्यक्ति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। आगे और आप विचार करिए कि सबसे 1-2 प्रश्न है आपको विचार करना है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे और कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय चुने गए थे। निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध मतलब जब वो चुनाव में खड़े हो गए, सामने कोई प्रत्याशी नहीं आया, किसी ने विरोध नहीं किया, निर्विरोध चुने गए। निर्दलीय किसी दल से नहीं थे तो वी गिरी थे। आपको याद हो कि वी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। और वी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। द्वितीय चक्र की गणना का मतलब दोबारा से वोटों की गिनती नहीं होता, अलग तरीका होता है, समझाया मैंने क्लास में आपको। दोबारा वोटों की गिनती करनी पड़ी, यानी द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो आंसर क्या है हमारा? वी गिरी। सबसे अधिक उम्र के बने वी गिरी। कौन से सबसे कम उम्र के बने? नीलम संजीव रेड्डी। कौन से निर्दलीय बने? नीलम संजीव रेड्डी, सॉरी निर्विरोध बने। निर्विरोध बने। निर्दलीय कौन बने? वी गिरी बने। आगे एक प्रश्न और आपसे विचार करते हैं। आप बताइए कि भारत के कौन से वो राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति एक राजनेता नहीं थे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें नंबर के। 12वें नंबर के थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 11वें नंबर के थे एपीजे अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक रहे थे। उनकी पुस्तकें हैं विंग्स ऑफ फायर, और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का ही दूसरा भाग है टर्निंग पॉइंट। पूछेगा, इसको याद रख के जाना है। टर्निंग पॉइंट किसकी आत्मकथा का दूसरा भाग है? एपीजे अब्दुल कलाम की। और एपीजे अब्दुल कलाम की पहली कौन सी है? द विंग्स ऑफ फायर। 2 पुस्तकें हो गई, द विंग्स ऑफ फायर और टर्निंग पॉइंट। दूसरी गाइडिंग सोल। गाइडिंग सोल, गाइडिंग सोल याद रखिएगा, गाइडिंग सोल। और एक पुस्तक याद रखेंगे इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020 आपको याद हो कि 2002 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने और 2003 ईस्वी में उनके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी। अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सपना देखा था कि 2020 का भारत कैसा होगा, और उन्हीं ने सपना देखा था कि पूरा योजना क्या थी कि जैसे शहर के लोग हैं, शहर के लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और सूचना, फोन, ये अच्छी सुविधाएं होती है, तो ऐसी सुविधाएं गांव के लोगों को भी दी जानी चाहिए। इसको तैयार किया था कलाम जी के कहने पर अटल जी ने 2004 ईस्वी में भारत में पूरा योजना को लागू कर दिया गया था। क्लास लंबी हो रही है, इस क्लास को यहीं रोकते हैं। नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि वीडियो को बहुत ही कम
लोग देख रहे हैं इसको, 100 व्यूवर्स आते हैं, 100, 105, 110 व्यूवर्स आते हैं। क्या है 100 व्यूवर्स, 105 व्यूवर्स? आप बताइए ज़रा, क्या एक कम नहीं है ये व्यूवर्स? इतने अभ्यर्थियों को पढ़ाया है, लगभग 350 अभ्यर्थियों को तो मैं जॉब दिलवा सका हूँ। इतने रिवीजन की क्लास, इतनी बढ़िया क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो बेकार की बातें हैं सब। आप मैं नहीं कहता कि और यूट्यूबर्स से आप मत पढ़िए, और से भी पढ़िए, लेकिन आप मुझे भी देखिएगा, मैं भी हुनर रखता हूँ, दम रखते हैं अपने आप में। सारे क्लास आपको यूट्यूबर्स पढ़ा नहीं पाएंगे, इतनी दमदार रिवीजन वाली क्लास आपको नहीं करा पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें नए अभ्यर्थी, और फ्रेंड्स को शेयर करें, और ऑफलाइन क्लास वाले सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ।